जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कैसा रेवोल्यूशन सामने आया है जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर सिक्योरिटी और पाकिस्तान की न्यू एज वॉरफेयर कैपेबिलिटी दोनों पर बड़े सवाल खड़े करता है। फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने पाकिस्तान से के जो सरगोदा एरिया में पाकिस्तानी रेडार्स को लोकेट करने के लिए लॉइटरिंग जो म्यूनिशन डिप्लॉय किए थे, उनके मुताबिक इसमें से एक जो म्यूनिशन टारगेट ना मिलने पर किराना हिल्स के किसी हिल एरिया जो था उससे टकरा गया हो सकता है। ऐसा किराना हिल्स जो है वो सरगोदा के पास है और पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उससे एसोसिएटेड माना जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लैरिफिकेशन जनरल चौहान ने साफ कहा है कि भारत ने किराना हिल्स को डेलिबरेटली टारगेट नहीं किया था। तो आज सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत सिर्फ मिसाइल नहीं चला रहा था, बल्कि या फिर ये कहें कि भारत पाकिस्तान के मिलिट्री रडार नेटवर्क को सिस्टमेटिकली ब्लाइंड करने की कैपेबिलिटी भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था। तो कई सारे बड़े सवाल निकल कर आते हैं और चर्चाएं बहुत सारी शुरू हो गई हैं। इस पर हम बात करेंगे और इसको समझेंगे कि आखिर क्या क्या चीजें ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब निकल के आ रही है 1 साल बाद। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह, डीजी क्लॉस। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार जय हिंद, नमस्कार अंबर जी। सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अगर भारत का जो लॉइटरिंग मिशन है वो पाकिस्तान के हेविली प्रोटेक्टेड जो मिलिट्री जोन है उसमें इतनी देर तक ऑपरेट कर सकता है, तो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस नेटवर्क है एग्जैक्टली कर क्या रहा था? आप ये सवाल सबसे अच्छा होता अगर आप मुनीर से पूछते कि भाई क्या आप सो रहे थे या क्या आपका सिस्टम ही नहीं उस तरह का था जो इसको डिटेक्ट कर सके या फिर आप तैयार नहीं थे। आई मीन नंबर ऑफ ऑप्शन आर देयर। एक बार आपको याद होगा हमारा ब्रह्मोस गलती से पाकिस्तान की तरफ और फायर हो मैं वो गया था। ऐड ही करने वाली थी इसमें। आपने तो, बोल दिया, तो उनको बता ही नहीं उसको भी चला। उसको भी वो लोग डिटेक्ट नहीं कर पाए। खैर, ब्रह्मोस को डिटेक्ट नहीं करने के कई कारण हैं। ब्रह्मोस इज अ सुपरसोनिक मिसाइल। इनफैक्ट उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और वो क्रूज मिसाइल है, हगिंग द टेरेन जाती है। तो उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आपने देखा होगा सिंदूर में हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने जो कमाल किया वो शायद बाकी मिसाइल्स नहीं कर पाई उतना। ये करी तो सभी ने है, बट बाकी मिसाइल्स का जो इम्पैक्ट था वो इस ब्रह्मोस से थोड़ा कम ही आंकूंगा मैं। ब्रह्मोस वाज अ गेम चेंजर इन द एंटायर ये जो स्ट्राइक्स हुई ऑफ सिंदूर के अंदर। अब सो डिटेक्ट नहीं करने के कई कारण होते हैं। टेक्निकल इनेबिलिटी, टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं थी उनके पास शायद। लॉयटर एमुनेशन वो इट्स नॉट अ बिग थिंग, राइट? सो रडार पे आना, फिर उसको अज्यूम करना कि ये लॉयटर एमुनेशन है। कई सारी चीजें होती हैं जो कि डिसाइड कर जो कि आइडेंटिफाई करती है कि ये एमुनेशन है नहीं है। देखिए, पाकिस्तान ने कोई लड़ाई तो लड़ी नहीं थी। 1971 में भी जो लड़ाई लड़ी गई थी वो कहाँ लड़ी गई थी? बांग्लादेश में। 71 वेस्टर्न पाकिस्तान में जो लड़ाई थी वो बॉर्डर के साथ था एकदम। मतलब इट वाज नॉट, आई वोंट से इट वाज अ बिग फाइट अराउंड ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर। जो जो भी लड़ाई लड़ी गई ज्यादा वो इट वाज ऑन द ईस्टर्न पाकिस्तान, जो आजकल बांग्लादेश जिसको बोलते हैं। जो भी आजकल उसके भी पता नहीं सिंह पैर क्या निकल आए हैं। हाँ, वो दोबारा दोबारा उसी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना चाहता है। फिर जलेगा, फिर बिगड़ेगा, फिर वापस आएगा भारत के पास मदद मांगने के लिए। दैट्स ए डिफरेंट इशू। बट ये एक मेजर रीजन है कि लॉयटर एमुनेशन के बारे में उनका ऑपरेशनल एक्सपीरियंस भी शायद पाकिस्तान का उतना नहीं था। तो इसलिए लॉयटर एमुनेशन को डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। दैट इज वन पर्टिकुलर रीजन फॉर पाकिस्तान, गिवन पाकिस्तान सिचुएशन। अभी तो दुनिया में सब डिटेक्ट कर रहे हैं। अभी भी आपने देखा होगा जो छोटे ऑब्जेक्ट्स फायर करते हैं, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो एमुनेशन हो या मिसाइल हो, 100% सक्सेस किसी को नहीं मिलती है। 80%, अब आप डेली अगर आप देखते होंगे 80% शॉट डाउन, बट 20% तो गिरे ना कहीं। सो दैट पॉसिबिलिटी इज वेरी मच देयर दैट पाकिस्तान मिस्ड दी
target and missed the loiter ammunition, and it fell somewhere close to the Kirana Hill as CDS was suggesting. देखिए, मैं इसको सही और ना में जवाब नहीं दूंगा। मैं इसको सिर्फ ये बोलूंगा कि ये डेफिनेटली एक शॉर्टकमिंग थी जहां तक पाकिस्तान का सवाल है इन डिटेक्शन, whether it was due to human error or whether it was due to the radar functionalities, you can't say at this stage. दूसरी बात जो है कि हमने जो फायर किया, अगर सीडीएस साहब की स्टेटमेंट सही है और वो गलती से किराना हिल्स में चला गया, तो ये हमारे लिए भी चिंता की बात है कि भाई नेक्स्ट टाइम, एक तो हमने बड़ा क्लेम किया कि हम प्रिसिजन स्ट्राइक कर रहे, मस्जिद को अवॉइड करते हुए हमने टेररिस्ट स्ट्राइक करी। बाद में अभी कुछ फोटोज आ रहे हैं कि उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को दोबारा रिनोवेट कर दिया गया है और दोबारा वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं। इस तरह के या भागलपुर में इस तरह की मैसेजेस आ रही हैं। तो ये दोनों के लिए एक तरह से मैं कहूँगा, इफ दिस इज ट्रू देन वी हैव टू लुक एट आवरसेल्व्स। अगर सीडीएस की बात सही है तो देन वी हैव टू लुक एट आवरसेल्व्स। ये लुक इन द फ्यूचर, वी शुड नॉट मिस अ टारगेट इफ यू लुकिंग और सेल्फ डिस्ट्रॉय। एक बात है, अगर जो रडार हंटिंग म्यूनिशन को डिप्लॉय करने की जरूरत पड़ी, तो क्या भारत का जो ऑब्जेक्टिव था वो पाकिस्तान का जो ये पूरा रडार नेटवर्क है उसको न्यूट्रलाइज करना था? बट सीडीएस के अगर बयान को हम देखते हैं थोड़ा सा उससे डिफर करता है। सर, हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए, कभी कभी चीजें जो बोली जाती हैं ये एक ग्रे जोन के दायरे में आ जाती हैं। ठीक है, तो हो सकता है कुछ समझाने के लिए कुछ चीजें कही गई हों, तो इसके ऊपर खुल के बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको वही तो 3-4 पॉसिबिलिटीज बताई थी कि ये हो सकता है। लॉइटर एमुनिशन दुनिया में इसमें काफी खतरनाक एमुनिशन है। रीजन ये है कि ये फायर एंड फॉरगेट नहीं है, यानी कि आपने फायर किया और सामने जो गोला है जाकर के प्री फिक्स टारगेट पे गिर गया, ऐसा नहीं है। लॉइटर एमुनिशन में क्या होता है, रेकी भी चल रही होती है और जब वो देखता है कि ये टारगेट मेरे लिए ठीक है तब वो उसको ठोकता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि अगर उसको कोई टारगेट नहीं मिल रहा हो तो हो सकता है वो सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाए। तो वो पॉसिबिलिटी जो जनरल चौहान बता रहे हैं पॉसिबिलिटीज हैं, तो हो सकता है उस पॉसिबिलिटी के दौरान ये हो गया हो। लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा कि किसी भी देश की जो इंटेलिजेंस है स्ट्रेटेजिक एसेट्स पे बड़ी कड़ी नजर रखती है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोई और न्यूक्लियर देश हो। अगर हम उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स पे कड़ी नजर नहीं रखेंगे तो हम धोखा खा सकते हैं। सो मेरा ये मानना है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, जो सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बताया है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन ज्यादा दिख रहा है, फैक्ट्स के बारे में उतना क्लियर नहीं पता चल रहा है इस पर्टिकुलर। इतना तो मैं जरूर बोलूंगा कि जो रिपोर्ट्स आई हैं यूएस से और बाकी जगह से कि किराना हिल्स पे स्ट्राइक हुई है, ये फैक्ट तो है। अब वो कैसे हुई, किस तरह से हुई, किस मंशा से हुई, उससे क्या लेना देना हमको। हमारा काम है आम खाना, गुठली नहीं गिनना। ठीक है, तो अब उसका असर ये हुआ है कि एक आप ही ने शायद मुझसे एक आर्टिकल शेयर किया था, हालांकि इसके बारे में बहुत पहले से डिस्कशन चल रहा था और मैंने किसी एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे शेयर भी किया है कि आज की डेट में लोग इंटीग्रेटेड डिटरेंस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर डिटरेंस की बात नहीं कर रहे हैं। अब इंटीग्रेटेड डिटरेंस क्या होता है? इंटीग्रेटेड डिटरेंस का मतलब होता है जो कन्वेंशनल वेपन हैं जो कि हाईली लीथल हैं, उनका जो इम्पैक्ट है तकरीबन एक तरह से समझ लीजिए न्यूक्लियर वेपन्स की तरह होता है। उनको रोकना मुश्किल है, उनको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल है, वो अपना टारगेट पक्का अक्वायर करते हैं और फायर करते हैं। उनकी कनेक्टिविटी, उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स है
बड़ा रोबस्ट है, रेजिलियंस है, कि अगर आप ईडब्ल्यू भी करें तो वो उसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को भी पछाड़ के अपने टारगेट पे पहुंच जाते हैं। सो इसलिए लोग आप बोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज कैपेबिलिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, अब जो है न्यूक्लियर वेपन्स का जो दायरा है ऊपर उठता जा रहा है। यानी कि लोग और कहूंगा वो हो गए हैं, दिल दिल फेक तो गलत शब्द हो जाएगा, और भी इंडिपेंडेंट, और भी आप कह लीजिए एक तरह से दे बिकम एनकरेज टू यूज कन्वेंशनल वेपन्स बियॉन्ड द रेड लाइंस। जो पहले जो रेड लाइंस होती थी उससे ऊपर तक फायर करने लग गए हैं। क्यों यूज करने लग गए हैं? क्यों? क्योंकि कन्वेंशनल वेपन विल नॉट लीड टू रिस्पॉन्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो अगर न्यूक्लियर खतरा ऊपर उठता जा रहा है तो कन्वेंशनल खतरा ज्यादा इस्तेमाल होने लग गया। पहले लोग बोलते थे अच्छा ठीक है, इतने किलोमीटर जाओ, उसके आगे मत जाओ, खाली इतना डिस्ट्रॉय करो, पूरी लाहौर की वो मत करो। सो यू नो देयर वाज दिस हेजिटेशन कि बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर थ्रेट हम लोग ज्यादा पाकिस्तान को पुशिंग टू द वॉल नहीं करेंगे, या चाइना, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आप इनफैक्ट सर बात कर। पाकिस्तान को खुद ही ये बात लगती थी कि भारत जो है वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि कोई भी। इसीलिए इस बार बिकॉज ऑफ द accuracy of weapon systems, you gone deeper, you gone to military establishments जो कि काफी पीछे हैं। पाकिस्तान जानता है कि उसकी डेप्थ खत्म हो गई है, अफगानिस्तान उसके कंट्रोल से बाहर हो गया है। तो जो पहले बात करता था डेप्थ की, वो भी खत्म हो गई है। अब इतनी कम डेप्थ में उसके पास अपने आप को बचाने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए उसके न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो अब इस काम को, या उसकी जो रक्षा है, बिना न्यूक्लियर वेपन यूज किए नहीं हो सकती है। जी लेकिन दे आर अंडर अ डायरेक्ट डेंजर ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय इंडिया थ्रू कन्वेंशनल वेपन। अब ये हो गया ना, देखिए मैंने तो अपने जान में एक मिलिट्री टारगेट मारा, अब उस मिलिट्री टारगेट के नीचे न्यूक्लियर हथियार निकल गया तो मैं क्या करूं? वो तो आपकी लेकिन सर गलती है। इसी से एक सवाल मैंने उठता तो है कि नहीं, जी मैंने तो नहीं वायलेट किया ना ट्रीटी। कोई भी जो ट्रीटी होती है कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल, तो ये जो कन्वेंशनल वेपन की कैपेबिलिटी बढ़ी है, इसने क्या कर दिया, न्यूक्लियर डेटरेंस को रिडंडेंट कर दिया है। यानी कि उसको एक तरह से कहूंगा पूरी तरह कामयाब नहीं बना रहा है। नाकामयाब बोलना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, कि उसको एक तरह से उसकी जो डाइल्यूशन हो गई है, जो न्यूक्लियर का खौफ था वो डाइल्यूट हो गया। क्योंकि मैं बोलूंगा भाई तुम मुझे किस हालत में अब न्यूक्लियर स्ट्राइक करोगे, मैंने तो कन्वेंशनल स्ट्राइक करी है, तुम्हें कन्वेंशनल स्ट्राइक करना था तुम करो। इसीलिए पाकिस्तान जो है पिछले कई महीनों से अपनी कन्वेंशनल ताकत बढ़ा रहा है, रडार नए ला रहा है, एयरक्राफ्ट नए ला रहा है, टर्की से बैरेक्टर्स वगैरह हर जगह से वो कोशिश कर रहा है कि मैं अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी बढ़ाऊं ताकि मैं इंडिया का जवाब दे सकूं। इंडिया को जवाब देना उतना आसान नहीं है। अगर किसी कन्वेंशनल हथियार से आप इंडिया के सो कॉल्ड, मान लीजिए हमारे भी तो एसेट्स हैं, हमारे एसेट्स को अगर आप टारगेट करना चाहें, रेंजेस बहुत दूर दूर तक है, उनकी तो रेंजेस ही दूर, 100 किलोमीटर पे मिल गया आपको एक बिल्कुल सरगोदा के पास क्या बोलते हैं, बड़ा गोदाम उनका। ठीक है, तो अब वो बड़े गोदाम को स्ट्राइक करना इंडिया के लिए, इसीलिए यूएस ने भी एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने ये नई रिपोर्ट नहीं, जो नव भारत टाइम्स में आप देख रहे हैं, पहले ही निकाला है जी कि यूएस पाकिस्तान इज इनकेपेबल ऑफ डिफेंडिंग इटसेल्फ अगेंस्ट इंडिया स्ट्रेटजी ऑफ काउंटरिंग पाकिस्तान न्यूक्लियर एसेट्स। तो अब ये जो नया इक्वेशन बन गया है, इसकी वजह से दो खतरे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला खतरा है कि एक्सीडेंटली पाकिस्तान में आउट ऑफ डेस्परेशन से कि यार मैं तो फायर करूंगा, चाहे कन्वेंशनल फायर करे, चाहे, क्योंकि उसने बोला है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है उसकी। तो वो एक खतरा है एक न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट करने का। दूसरा जो खतरा है जो मुझे लगता है वो ये है कि पाकिस्तान शायद चाइना के साथ कल्यूजन करके कुछ एक ऐसी स्ट्रैटेजी निकाले जिसमें कि चाइना विली निली इन्वॉल्व हो जाए। हालांकि चाइना की जो करंट
रिजीम है, जो करंट जो पावर है, वो नहीं चाहता कि खुद लड़ाई में जाए, वो पाकिस्तान के थ्रू ही लड़ाई करना चाहता है या बांग्लादेश के थ्रू भारत को तंग करना चाहता है। अपना डायरेक्ट मेरे ख्याल से वो जिस तरह से एग्रीमेंट्स वगैरह भी हो रहे हैं, वांग ही से डोवल साहब मिले कुछ दिन पहले, तो ये सारी चीजें जो चाइना को एक इनडायरेक्ट थ्रेट के रूप में दिखा रही हैं, बट वो क्या कर सकता है उसको भी हम कुछ कह नहीं सकते। तो मेरा ये मानना है कि आज की डेट में न्यूक्लियर एक्सीडेंटल वॉर स्टार्ट होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। दूसरा ये है कि कन्वेंशनल वॉर जो है ज्यादा लीथल हो गए हैं, तकरीबन तकरीबन न्यूक्लियर लेवल तक जाते हैं, जिसकी वजह से जो डेटरेंस का एग्रीमेंट होगा अगर किसी दो देश के बीच में, उसमें कन्वेंशनल वेपन भी शामिल किए जाएंगे, जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स। तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी इसमें इंक्लूड हो जाए, इस न्यूक्लियर मिसाइल बैन ट्रीटी टाइप इस तरह का कुछ निकल के आए फ्यूचर में। तो ये एक बड़ा ही एम्बिगुअस पीरियड है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टाइम फ्रेम चल रहा है, जिसमें कि भारत को भी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। भारत के पास कैपेबिलिटीज हैं पाकिस्तान को बिल्कुल इस दुनिया के मैप से बाहर करने की, लेकिन भारत को ये भी देखना है कि जो चाइना है और बाकी जो देश हैं उनका क्या रिएक्शन होगा, उनका क्या इम्पैक्ट होगा, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, वो सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए भारत ने कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन क्योंकि हमारी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है टू डिस्ट्रॉय, तो जब भी आप कोई काम करते हैं काउंटर एक्शन लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको मिसाइल्स के अगेंस्ट काउंटर एक्शन लेना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी वहां पे फैक्ट्रीज हैं उनको टारगेट करूंगा, उनके जो स्टोरेज है मिसाइल के उनको टारगेट करूंगा। जब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हवा में टैकल करना तो फाइनल स्टेज है। तो न्यूक्लियर की अगर लड़ाई होती है तो सबसे पहले वो क्या टारगेट करेगा, दूसरे देश का गोदाम, कि कहां कहां छुपा के रखा गया है। अब पाकिस्तान में भी रीडिंग इट कि हमको पता चल गया है कहां पर क्या होता है, इसलिए वो अब ज्यादा सतर्क हो रहा है। हो सकता है उसने कुछ शिफ्ट भी किए हों, हो सकता है कुछ अंडरग्राउंड और भी चीजें बनाई हों। अब ये तो जो जो इस समय स्पेस वगैरह से देख रहे हैं उनको पता चलेगा ज्यादा कि क्या कर रहा है पाकिस्तान। बट इतना मैं जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान जो भी कर रहा है, भारत की अब नज़र जो है थोड़ा सा 6/5 हो गई है, थोड़ा नज़र बाज वाली नज़र से देख रहा है भारत। तो इसमें चिंता जी। करने की कोई बात नहीं है, बस एक्सीडेंटल न्यूक्लियर वॉर के चांसेस बढ़ गए हैं। लेकिन सर, किराना हिल्स के पास जो ये हम उसकी बात करें कि ये एक्सीडेंटल जो म्यूनिशन की बात हो रही है, इम्पैक्ट पाकिस्तान के लिए सर इसका क्या, मतलब एम्बैरेसमेंट कहें इसको, या फिर ये कहें कि न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज है उन पर सीरियस वार्निंग है, और पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके आसपास की जो बैटलफील्ड कंफ्यूजन है वो क्रिएट हो सकता है, ये सारी चीजें। तो सर जो कमांड और ये न्यूक्लियर कमांड है एंड कंट्रोल, उसके लिए क्या मतलब देखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान देखिए, तो मतलब इतना दे- ज्यादा बोलता है अपने सबके आप लिए। बिल्कुल सही हो, आप बिल्कुल सही हो। देखिए, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी बदल दी मुनीर ने, वो भी एक बहुत बड़ा आपका एक रीजन है कि भाई उस समय भारत ने ठोका जरूर था। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कुछ तो हुआ है, भारत ने ठोका, हम जरा सिर्फ इंसिडेंट्स को एक लॉजिकल तरीके से पेश डॉट्स कर रहे कनेक्ट हैं, कर रहे हैं। डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं। क्या जरूरत थी मुनीर को पूरा कमांड अपने इसमें लेने के लिए, और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में एक लेफ्टिनेंट जनरल अपॉइंट कर दिया है अभी अभी, और एक नया डिफेंस एंड सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट निकाला है जिसमें एक सीडीएफ बनाया गया है, सीडीएस नहीं, कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर बनाया गया है, जिसका चीफ जो होगा वो पाकिस्तान आर्मी चीफ होगा। सो एक तरह से उन्होंने एक ऑपरेशनल सीडीएफ बनाया है। हमारे यहाँ जो सीडीएस है वो डिफेंस स्टाफ है, कंबाइंड डिफेंस स्टाफ है, फोर्स कमांडर नहीं है। इसी तरह हमारे चीफ भी है, फोर्स कमांडर नहीं है, दे आर स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, स्टाफ। चीफ ऑफ एयर स्टाफ,
चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। हमारे यहाँ कमांडर कौन है? वेस्टर्न आर्मी कमांडर, ईस्टर्न आर्मी कमांडर। अगर सीडीएस आता है, मतलब थिएटर कमांड आते हैं, तब वो कमांडर हो जाएंगे। नॉर्दर्न थिएटर कमांडर, वेस्टर्न थिएटर कमांडर, मैरीटाइम थिएटर कमांडर, वो लोग कमांडर इन चीफ हैं। इसीलिए उनको बोला जाता है कमांडर इन चीफ। टेक्निकली दे आर सपोज टू रिपोर्ट डायरेक्टली टू आरएम, क्योंकि इनका कमांडर आरएम होता है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ, एयर स्टाफ, ये लोग एडवाइजर के तौर पे रहते हैं। लेकिन हमारा देश क्योंकि एक एक अलग किस्म से वो चलता है, तो इस समय ओवरऑल एडवाइज और ऑपरेशन दोनों ही तीनों चीफ करते हैं अपने अपने इलाके में। इसीलिए नीड पड़ रही है कि भाई एक थिएटर कमांड बनाना चाहिए। नॉर्दर्न थिएटर में तकरीबन, मैं गिनती करूंगा, 3 तो आर्मी कमांड है, 2 एयर कमांड है, तो 5-6 कमांड मिल करके एक थिएटर बनेगा, तो एक पावरफुल मैकेनिज्म आएगा। इसीलिए कुछ डिस्कशंस चल रहे हैं, बनाए नहीं बनाए, कई सारी चीजें हैं, उसके ऊपर खैर अलग से बातचीत करने की जरूरत है। इतना मैं कहूंगा कि जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर अरेंजमेंट है, चेंज करना ही एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। ये दर्शाता है कि वो लोग हिल गए थे किराना हिल्स में, जब चाहे वो एक्सीडेंटली हुआ हो, चाहे वो प्लान्ड तरीके से हुआ है, ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी को पता है, बट हुआ तो है, ये तो पता है सबको। बिल्कुल हुआ है। लेकिन सर इस तो चीज से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि भारत ने पाकिस्तान को मिलिट्री पेन तो दिया, बट न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो है वो क्रॉस नहीं किया। क्या यही कंट्रोल्ड एस्केलेशन का रियल मीनिंग है जिसकी हम बात कर रहे थे कि भारत ने एकदम प्रिसीशन जो टारगेट्स हैं वो किए? देखिए, ये प्रिसिशन टारगेट्स ही एस्केलेशन का एक बहुत बड़ा टूल बन गए हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज आज आ गई हैं। अगर मान लीजिए हम यही लड़ाई 25 साल पहले लड़ रहे होते और हमने एक बॉम्ब गिरा दिया, तो वो मतलब इस दायरे में नहीं आता। हम बोल देते अरे यार वो एरर हो गया, सैटेलाइट एरर हो गया, इसकी वजह से बॉम्ब थोड़ा दूर गिर गया। अब बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ प्रिसिशन, क्योंकि एक तरफ क्लेम कर रहे हैं कि खिड़की के बीच से घुस जाता है, दूसरी तरफ ये हो रहा है कि भाई एक्सीडेंटली उधर गिर गया। तो ये एक ग्रे जोन का एक नया वॉर फाइटिंग मैकेनिज्म शुरू हो गया है। मैं ग्रे जोन एक्सपर्ट हूँ, बट इतना भी एक्सपर्ट बट नहीं सर हूँ कि आप, मैं इतना आपसे भी समझना एक्सपर्ट नहीं चाहती हूँ हूँ कि वाई मैं आपको कंक्लूजन खुल्लम खुला बता दूं। खुल्लम खुला बता दूं तो ग्रे जोन कहाँ रह गया फिर? लेकिन सर सीडीएस के का स्टेटमेंट मतलब ऐसे समय पे ये स्टेटमेंट मतलब वाई मैं थोड़ा आई थिंक समझना चाहती हूँ। ये भी हो सकता है कि देखिए अभी वो रिटायर हो गए हैं, तो हम्म, उनको लगा होगा कि मैं इस बात को थोड़ा क्लैरिफाई करूं। लोग जो बोल रहे हैं कि भारत ने प्लान्ड तरीके से वो किया है, उसको दूर हटाने के लिए, उस पर्टिकुलर इम्प्रेशन को खत्म करने के लिए ये बोला हो कि भाई भारत अभी भी विश्वास करता है न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स में, एनपीटी में, बहुत सारे जो रेगुलेटिंग कंडीशंस हैं लड़ाई की, उन सब में विश्वास करता है, इसलिए उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया हो। तो वो भी एक रीजन है, वो भी एक लॉजिक है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल ठीक है। कम से कम उन्होंने एक 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 कंट्रोवर्सी तो रेस्ट कर दी कि भाई पहले तो लोग बोलते थे मारा ही नहीं फिर हुआ कि हाँ हाँ शायद मारा है। अब कुछ दिनों के पहले यूएस की रिपोर्ट आई, उसमें बोला कि ना मारा था, तो अब लोगों ने मानना शुरू कर दिया मारा था। अब मारा था होने के बाद ये आया कि भाई अच्छा भारत तो मतलब डायरेक्टली न्यूक्लियर पे और आ रहा था, तो उसकी क्लैरिफिकेशन शायद पुराने सीरीज ने दे दी कि ये गलती से हुआ था, एक्चुअली मारा नहीं गया है। तो ये देखिए क्या होता है, मैं इस प्रोग्राम में नहीं बताऊंगा, आपको अलग से बताऊंगा ऑफ कोर्स सर कि मुझे उतना जानना भी नहीं है, ऑफ कोर्स हम पब्लिकली उस सो पे इतनी सारी चीजों सिर्फ को जी। सिर्फ फैक्ट्स पे अगर आप जाएं, तो हम्म, मैंने बोला 3 चीजें, 2 चीजें बोली थी। एक तो कन्वेंशनल फाइटिंग कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से एस्केलेशन को हम बढ़ा सकते हैं एक कंट्रोल्ड तरीके से, जिसका एक बहुत छोटा सा सैंपल आपने सिंदूर में देखा। और वो जी उसका रीजन ये था कि हमने शुरू से जो ऑब्जेक्टिव लिया था वो लिमिटेड लिया था। हमने ये ऑब्जेक्टिव नहीं लिया था कि हम
पूरा ईरान कैप्चर कर लेंगे, ईरान की रिजीम बदल देंगे। शुरू से डे वन से हमने ये नहीं बोला कि हम पाकिस्तान का पूरा ही नक्शा बदल देंगे। हमने बोला टेररिस्ट थे, उनको अटैक किया हमने, और जैसे अटैक खत्म हुआ, हमारा बदला खत्म हुआ, हम कुछ भी नहीं करेंगे अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो इसलिए एक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का कंट्रोल्ड एस्केलेशन हम प्रिसिशन एम्यूनिशन, लीथल एम्यूनिशन की वजह से कर सके। यही अगर ये सब जेनरिक जैसे पहले हथियार रहते थे, हम नहीं कर पाते। क्योंकि अगर आप मान लीजिए बहावलपुर में मारते, साथ में मस्जिद भी गिरती, वहीं पे हल्ला गुल्ला मच जाता, या कुछ नहीं तो जैसे अमेरिका का काफी किरकिरी हुई थी जब स्कूल के ऊपर गिर गया था। देयर वाज अ ह्यूज इंटरनेशनल प्रेशर, जस्ट बिकॉज वो अमेरिका है, डंडा उसके हाथ में है, तो उतना ध्यान नहीं दिया लोगों ने, बट इट वाज देयर, दे आल्सो सफर्ड इंटरनेशनल आई वुड से प्रेशर। सो देयरफॉर लीथरलिटी की वजह से, एक्यूरेसी की वजह से, प्रिसिशन की वजह से, एंड द एबिलिटी टू डिफीट एनिमीज रडार, ये सारी चीजें जो करी गई, उसकी वजह से हमने अपने एनवेलप को, कन्वेंशनल एनवेलप को बढ़ा दिया, ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर के काफी नजदीक आ गया। इसके दो वो होते हैं, एक तो है कि आप एस्केलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा ये है कि अगर एस्केलेशन कंट्रोल किसी वजह से गलत हो गया, जो कि सीडीएस जी ने स्टेटमेंट दी थी कि गलती से उधर चला गया, तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। वो एक्सीडेंट ये होगा कि पाकिस्तान में कंसिडर दिस एज अ थ्रेट, फर्स्ट स्ट्राइक उसकी पॉलिसी है, और वो आपके ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देगा। अब मान लीजिए उसने छोटा सा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, बिकॉज उसने बोला है कि उसके पास है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, मार दिया आपके ऊपर, थोड़ा बहुत डैमेज हुआ, थोड़ा रेडिएशन होगा, हम लोग भी कंट्रोल करेंगे। लेकिन भारत की पॉलिसी है, छोटा हो या बड़ा हो, हम तो मारेंगे बड़ा। yes. और हम मारेंगे काउंटर वैल्यू पे, काउंटर फोर्स पे नहीं। टीएनडब्ल्यू होता है काउंटर फोर्स के अगेंस्ट, राइट, मिलिट्री के अगेंस्ट। और जो जो स्ट्रेटेजिक वेपन होते हैं वो काउंटर वैल्यू, यानी कि आपका एक पूरा का पूरा शहर के ऊपर जहाँ पे मिलिट्री ज्यादा है, मिलिट्री बेस को ही उड़ा के खत्म कर दिया, या फिर आपका कोई बहुत बड़ा इंडस वाटर रिवर का डैम है, वहीं पे मार दिया और वो पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है पानी में घुस गया। इस तरह की, मतलब इट्स ए काउंटर वैल्यू। पाकिस्तान में काउंटर वैल्यू टारगेट कितने बड़े लिमिटेड है, 4-5 अगर हमारे सक्सेसफुल हो गए, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो ये एक्सीडेंटल एस्केलेशन एक बहुत बड़ा डेंजरस फिनोमिना हो सकता है, डेंजरस आउटकम हो सकता है, अगर हम इसको ठीक से कार्यान्वित नहीं करें, अगर इसको ठीक से प्लान करके ना जाएं, तो दिस वॉर, टुडेज वॉर्स कैन इजीली कन्वर्ट इनटू अ कन्वेंशनल वॉर। ईरान, हमास, यूक्रेन ऐसा नहीं कर सकते कि इनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन हमारे पास, पाकिस्तान के पास, चाइना के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। इसलिए तो कई लोग मतलब र्यूमर फैला रहे हैं कि अब अमेरिका जो है पाकिस्तान की न्यूक्लियर सारी न्यूक्लियर आर्सेनल्स को ले लेगा। मतलब ये सारी यूट्यूब पे तो आप पता है, लोग अपने मन से जो होता है यूट्यूब बोलते पे रहते हैं। जैसा यूट्यूब की अपनी अलग दुनिया है। हाँ, तो वो अपनी दुनिया बना के खुश रहते हैं। बट मैं नहीं चाहूंगा कि इस तरह का कोई वो, मैं करेक्ट चीज बताऊंगा आपको कि जो जिसका खतरा इस समय सारे देश, सारे विश्व में एक तरह से कंसिडर किया जा रहा है एट द हाईएस्ट लेवल, नॉट एट यूट्यूब लेवल, इट्स बीइंग कंसिडर्ड एट द हाईएस्ट लेवल दैट देयर कुड बी danger, the accidental escalation reaching the nuclear levels. यस, क्योंकि कल प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो इमरजेंसी नेशनल एड्रेस किया, उसमें ईरान में न्यूक्लियर इमरजेंसी डिक्लेयर भी उन्होंने की। तो कई सारी ऐसी चीजें जो इनफैक्ट जो सीआईए जो चीफ है वो भी रशिया गए, तो कई सारे डॉट्स और बहुत सारी चीजें इंडिकेशन हमें मिल रहे हैं। प्लस ये ऑपरेशन सिंदूर के किराना हिल्स एपिसोड पर जो स्पेकुलेशन बहुत हुई, लेकिन अब फॉर्मर सीडीएस ने अनिल चौहान जी ने एक क्लैरिफिकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे उनके इस उससे एक डिस्टिंक्शन स्टैब्लिश करती है कि भारत ने पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको डेलिबरेटली टारगेट नहीं किया। उनके अकाउंट के मुताबिक रडार हंटिंग जो लॉटरी एमिनेशन है वो टारगेट ना मिलने की
के बाद किराना हिल्स के किसी हिल एरिया को हिट हो कर गया होगा, हो सकता है इस तरह से, जैसे कि सर ने अभी एक्सप्लेन भी किया। लेकिन इस रेवोल्यूशन का जो बिगर मैसेज है वो और भी इम्पोर्टेंट है कि भारत का फोकस। जी सर प्लीज। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मान लीजिए आपको टारगेट नहीं मिल रहा है, तो आप लॉइटर एमुनिशन वापस तो ला नहीं सकते, कहीं तो उसको लॉइटरिंग कहीं करानी है तो उसकी। तो नॉर्मली लोग बोलते हैं ओके, अवे फ्रॉम द सिविलाइजेशन, पॉपुलेशन सेंटर से दूर, हिल्स में नॉर्मली पॉपुलेशन नहीं होती है, बैरन होता है, सैटेलाइट से दिख जाता है, हमने वहां पर कर दिया। उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये भी एक रीजन हो सकता है। जी, तो बिल्कुल यहाँ से एक भारत का जो फोकस है वो क्लियर दिखाता है कि पाकिस्तान का मिलिट्री रडार सिस्टम को लोकेट और टारगेट करना बिल्कुल नहीं था, और साथ में बिल्कुल ऑफ कोर्स वो था। और बिकॉज मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ एनिमी को हिट करना इनफ नहीं होता, पहले एनिमी को अंधा करना होता है। और अगर ऑपरेशन सिंदूर ने कुछ प्रूव किया है तो वो ये है कि भारत की जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है अब सिर्फ रिटेलिएशन नहीं, बल्कि इट्स बिकमिंग मोर प्रिसाइज, more technology driven and more capable of escalation controlling. बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद सर, जय हिंद।